हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, कि क्यों हमें ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, हमें ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट क्यों करना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है ओके कि व्हाई वी कनेक्ट ट्रांसफार्मर्स इन पैरेलल। तो हम ट्रांसफार्मर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जहां भी क्या होता है हमें करंट की रेटिंग या पावर की रेटिंग क्या करनी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है। वहां पे हम ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ओके, जैसे हम नॉर्मली अपनी यूजर लाइफ में देखें, अगर हमारे पास क्या होता है, बहुत सारा काम है तो हम क्या करते हैं, काम बांट देते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं। तो उससे काम क्या होता है, इजी हो जाता है। दूसरा काम क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अगर एक इंसान है वही सारा काम करेगा तो क्या होगा, काफी टाइम लगेगा। और अगर बहुत सारे लोग एक साथ क्या करेंगे, काम करेंगे, तो वो काम क्या होगा, सबके ऊपर मतलब लोड कम पड़ेगा। ओके, हमें सबको अलग अलग सैलरी तो देनी पड़ेगी, हमारी सैलरी पर, लेकिन लोड कम पड़ेगा तो उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, वो ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाएगा। और अगर एक सिंगल इंसान, हम सपोज हम 2 सेगमेंट रखते हो, हम 1 सेगमेंट रख लें, तो अगर हम 1 सेगमेंट रखें, भले उसे हम दुगना पैसा दे दें, मतलब डबल लोड का लगा दें, ठीक है। अगर हम एक को 1000 रुपए देते हैं और अगर हम 2 रखें उनको 500 रुपए देते हैं, ठीक है। और एक को हमारा सिर्फ क्या करना है, हमारा सफाई करना है, और एक को हमारा कुछ भी और काम दिया हुआ है हमने, ओके, खाना बनाने का काम है। तो दोनों का हमारा कम कम लोड है, तो वो अपना अच्छे से काम करेंगे। अगर एक के ऊपर ही पूरा लोड डाल दिया जाए, भले हम उसको अकेले को 1000 रुपए देना है, बट उसके ऊपर लोड ज्यादा है ना, तो वो जल्दी जल्दी करेगा कि अरे ये भी करना है, ये भी करना है। तो ऐसे ही हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, या मतलब किसी भी चीज की जहां पे हमारा क्या होता है, रेटिंग्स बढ़ जाती है, मतलब जहां में ज्यादा पावर की जरूरत होती है या ज्यादा करंट रिक्वायर्ड की जरूरत होती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारे बहुत सारे ट्रांसफार्मर एक साथ पैरेलल में कनेक्ट करके क्या कर सके, ज्यादा करंट प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके, तो पहला क्या है हमारा, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, why transformers are connected in parallel, why transformers are connected in पैरेलल। ओके, कि हम ट्रांसफार्मर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो सबसे पहला, इन ऑर्डर टू इंक्रीज करंट एंड पावर रेटिंग। पहले क्या है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज करंट एंड पावर रेटिंग। करंट और पावर रेटिंग को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ओके, अगर बहुत ज्यादा पावर चाहिए, बहुत ज्यादा करंट चाहिए, तो हम ट्रांसफार्मर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे ताकि इजीली क्या कर सकें, ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, सेकेंड चीज क्या है, इट इज नॉट प्रैक्टिकल, इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू construct, it is not practical to construct a large transformer, a large transformer which can single handle entire load, a large transformer which can single handle entire load. Okay, ये प्रैक्टिकल नहीं है कि अपन एक इतना बड़ा ट्रांसफार्मर बना लें कि वो हमारा एंटायर लोड को क्या कर सके, हमारा सप्लाई प्रोवाइड कर सके। अगर बहुत ज्यादा लोड है और हम सोचें कि हम एक ही ट्रांसफार्मर से उसे प्रोवाइड करा दें, तो हमें जो ट्रांसफार्मर बनाना होगा वो क्या होगा, बहुत बड़ा बनाना होगा। ठीक है, तो उतना बड़ा ट्रांसफार्मर बनाना प्रैक्टिकल क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम छोटे छोटे ट्रांसफार्मर की यूनिट्स क्या करते हैं, लेते हैं और उनको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ओके, थर्ड क्या है हमारा, if there is a breakdown, if there is a breakdown, if there is a breakdown in one unit, then other unit supply the load. ओके, अगर मान लो एक यूनिट हमारी खराब भी हो जाती है, मान लो 5 यूनिट पैरेलल में लगी है, तो
तो एक यूनिट मान लो खराब हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो बाकी की जो 4 यूनिट है वो लोड को सप्लाई करते रहेंगी। जो हमारा अब वो है अनइंटरप्टेड नहीं होगा, मतलब हमारा रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि एकदम से ब्रेक डाउन हो जाएगा कि पूरी लाइट चली जाएगी। तो पैरेलल में यही फायदा है, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज के साथ सेम होते हैं, करंट साथ डिफरेंट होता है। तो इससे क्या हो रही है, करंट की रेटिंग बढ़ जाती है, पावर रेटिंग क्या होता है, इंक्रीज, क्योंकि पावर क्या होता है, V इंटू आई। वोल्टेज तो सेम है बट करंट बढ़ जाता है। तो पहली चीज कि हम करंट और पावर रेटिंग बढ़ाने के लिए लगाते हैं। दूसरी चीज, एक सिंगल ट्रांसफार्मर, बड़ा ट्रांसफार्मर बनाना जो कि पूरे लोड को सप्लाई करते पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम पैरेलल में लगाते हैं। तीसरी चीज, अगर कोई एक, मान लो हमने एक ही ट्रांसफार्मर रखा है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें क्या है, उसको हम सुधारेंगे, 2-4 दिन लगेंगे, तब तक क्या हमारा पूरा काम बंद रहेगा? ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, पैरेलल में डिफरेंट यूनिट कनेक्ट करते हैं, ताकि अगर एक खराब भी हो जाए तो बाकी जो अदर्स हैं वो हमें सप्लाई प्रोवाइड करा सके, हमारा जो सप्लाई है वो रुके नहीं। ओके, नेक्स्ट, अगर सपोज हम केवल एक ही यूनिट रखते हैं तो हमें क्या होगा, एक अलग से अपने पास क्या करना पड़ेगा, एक स्टोर करके एक अलग से यूनिट रखना पड़ेगा, ताकि अगर वो खराब होती है तो तुरंत हम दूसरी यूनिट लगा सकें, क्योंकि काम तो रुकने वाला नहीं है ना। और अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमें अलग से एक स्टोर करके बड़ी यूनिट को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाकी 4 लगे हैं तो एक खराब है तो बाकी 3 तो सप्लाई कर रहे हैं ना। कम होगा लेकिन होगा, रुकेगा नहीं। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ स्टैंड बाय यूनिट इज रिड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ स्टैंड बाय यूनिट इज रिड्यूस्ड। स्टैंड बाय यूनिट मतलब जो यूनिट हमें रखनी है अपने पास एक्स्ट्रा में, कि अगर मान लो खराब हो गया है तो हमें एक्स्ट्रा में रखनी है, तो इसमें हमें अलग से रखनी नहीं पड़ती है। ओके, और क्या हमारा, ट्रांसफॉर्मर कैन बी टर्न ऑन, ट्रांसफॉर्मर कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ अकॉर्डिंग टू पावर सप्लाई। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर को हम ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पावर सप्लाई। जो हमारी पावर सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अगर ज्यादा पावर सप्लाई है तो ज्यादा यूनिट को ऑन कर देंगे, कम है तो कम को करेंगे, तो हमारा बच जाएगा। और अगर एक मान लो हमने बड़ी यूनिट लगा दी है और अगर कम सप्लाई भी है तो भी वो पूरा ही चलेगा, तो उसमें लॉसेस क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, एफिशिएंसी सिस्टम की रिड्यूस हो जाती है। ओके, तो ये सारे हमारे फायदे हैं कि हम ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये है। ओके, क्यों, क्योंकि हमें अगर करंट रेटिंग, पावर रेटिंग बढ़ानी है तो हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। दूसरी चीज, अगर हमारी एक कोई यूनिट खराब हो जाती है तो बाकी सप्लाई करती रहती है। तीसरी, हमें स्टैंड बाय यूनिट नहीं रखनी पड़ती है। चौथी, जितना पावर सप्लाई चाहिए उसका उतना अपन ऑन कर देंगे, बाकी क्या करते हैं, ऑफ रखते हैं हमारा। ठीक है, और एक और कौन सी थी, 5 थी ना हमारी, और एक और कि हमारा एक ही हैंड, मतलब हम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अपन एक पूरा यूनिट बना लें जो कि एंटायर लोड को सप्लाई कर सके। तो ये तो हो गया कि ट्रांसफार्मर को क्यों पैरेलल में कनेक्ट करना है। अब जब हम ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन हमें फॉलो करानी होती है, तभी हमारा ट्रांसफार्मर पैरेलल में हम कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे सिंपल नहीं कि हमने 2 ट्रांसफार्मर लिए उन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। कुछ नेसेसरी कंडीशंस होती है और कुछ डिजायरेबल कंडीशन होती है। नेसेसरी कंडीशन मतलब जो कि जरूरी है, वो हमें फॉलो करना ही करना पड़ेगा, तभी हम ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। और डिजायरेबल कंडीशन वो कंडीशन होती है जिनको अगर हम कर लें तो बेटर होगा, सिस्टम की इफिशियंसी वगैरह बढ़ जाएगी, और नहीं करेंगे तो भी हमारा चलेगा। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि हमारी नेसेसरी कंडीशंस क्या है फॉर पैरेलल ऑपरेशन के लिए। नेसेसरी कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन। ओके, सपोज ये हमारा ट्रांसफार्मर है, 2 ट्रांसफार्मर्स हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर लेके चल रहे हैं, ये Z1। ओके, ये एक ट्रांसफार्मर हो गया,
ये हमारा दूसरा ट्रांसफार्मर है। ये इसका इम्पीडेंस Z1, दिस इज Z2, इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो A1 और ये A2 रेशियो 1। ओके, ये सप्लाई वोल्टेज है हमारा V1, ये इसमें भी V1 जा रहा है और इसमें भी हमारा क्या हो रहा है, V1 ही जा रहा है। ओके, ये हो गया हमारा। ये है हमारे दो ट्रांसफार्मर, एक ये है और एक ये है, ये ट्रांसफार्मर 1 एंड दिस इज ट्रांसफार्मर 2। दोनों ट्रांसफार्मर्स को क्या किया हमने, पैरेलल में कनेक्ट करा है। तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, हमारा वोल्टेज रेशियो क्या है, A1/1, तो यहाँ का हो जाएगा V1/A1, यहाँ का क्या हो जाएगा V1/A2। वोल्टेज तो यहाँ भी V1 है, इसका A2 रेशियो 1, तो V1/A2। ओके, तो इसको हम और सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर बनाते हैं तो कैसे बनेगा, ये हो गया Z1, ये Z2, ये सपोज करंट है, लोड करंट IL, इसका करंट I1, दिस इज I2। ये बीच में जो करंट हो रहा है फ्लो, वो होता है ICR, सर्कुलेटिंग करंट। दिस इज Z1, Z2, ये है V1/A1 एंड दिस इज V1/A2। ओके, तो सपोज हमने बोला कि ये जो दोनों ट्रांसफार्मर है, कितना करंट फ्लो कर रहे हैं, I, ठीक है, ये भी I कर रहा है और ये भी I का क्या कर रहा है, दे रहा है। दोनों ट्रांसफार्मर I करंट दे रहा है। तो अगर ये ऐसा जा रहा है तो ये इसमें क्या होगा, ये ICR ऐड हो जाएगा और इसमें क्या होगा, ICR माइनस होगा, क्योंकि ये ICR की डायरेक्शन यहाँ ऐसी है और यहाँ ऐसी है, तो ये दोनों अपोजिट है। तो यहाँ टोटल क्या आएगा, I2 इक्वल टू क्या आएगा, I माइनस ICR, और यहाँ I1 इक्वल टू क्या होगा, I प्लस ICR। ठीक है, अगर आप ICR देखेंगे सर्कुलेटिंग करंट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ICR की, V1/A1 माइनस V1/A2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2, यही होगी कि नहीं होगी। तो हमारा क्या होता है, एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होता है हमारा। ओके, ट्रांसफार्मर जो है हम क्या बोलते हैं, हम पढ़ रहे हैं कि नेसेसरी कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारी नेसेसरी कंडीशन क्या है कि ट्रांसफार्मर्स शुड हैव इक्वल वोल्टेज रेशियो, इक्वल वोल्टेज रेशियो। ओके, मतलब A1 इक्वल टू A2 होना चाहिए, ट्रांसफार्मर में इक्वल वोल्टेज रेशियो होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर इक्वल वोल्टेज रेशियो होगा, A1 और A2 बराबर हो जाएंगे, ठीक है, सपोज A मान लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ICR इक्वल टू V1/A माइनस V1/A डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2, ये क्या हो जाएगा, 0। तो सर्कुलेटिंग करंट क्या हो जाएगा, 0। ओके, मतलब ये केवल I1 सप्लाई करे, ये I और I देंगे दोनों, सर्कुलेटिंग करंट क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर वोल्टेज रेशियो क्या है, सेम नहीं है, तो क्या होता है, एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होता है। ओके, जो कि क्या करता है, एक ट्रांसफार्मर के करंट को बढ़ा देता है और दूसरे के करंट को क्या कर देता है, कम कर देता है। ओके, तो इससे क्या होती है, ओवरलोडेड की प्रॉब्लम आने लगती है। एक ट्रांसफार्मर क्या होता है, ओवरलोड हो जाता है हमारा, ठीक है, और एक क्या होता है, कम होता है। मतलब जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो ओवरऑल क्या होता है, करंट बढ़ जाता है, तो उससे लॉसेस वगैरह क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, और एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है, सिस्टम की कम हो जाती है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो डैमेज हो सकता है, ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये वाला ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि इसका करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप सोचेंगे कि मैम एक में करंट बढ़ रहा है, एक में तो डिक्रीज हो रहा है, बट जब आप ओवरऑल निकालेंगे तो जो हमारा करंट होता है, वो जो नॉर्मल करंट होता है उससे क्या होता है, बढ़ जाता है। करंट बढ़ जाता है तो उससे क्या होते हैं, लॉसेस बढ़ जाते हैं, लॉसेस बढ़ेंगे तो एफिशिएंसी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। ओके, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है हमारी, कि वोल्टेज रेशियो जो है वो हमारे क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। जब वोल्टेज रेशियो सेम होंगे तो सर्कुलेटिंग करंट 0 होगा, तो जिस ट्रांसफार्मर पे जितना लोड था वो उतना ही सप्लाई करेगा। अदरवाइज एक ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड हो जाएगा, जिसके कारण वो डैमेज हो सकता है। दूसरा, ओवरऑल करंट क्या होता है, बढ़ जाता है, कॉपर लॉसेस बढ़ जाते हैं, एफिशिएंसी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। ओके, ये हो गया पहला ट्रांसफार्मर
पहले कंडीशन ये है, नेसेसरी कंडीशन ट्रांसफॉर्मर शुड हैव इक्वल वोल्टेज रेशियो। दूसरी नेसेसरी कंडीशन क्या है, जो जरूरी है, ठीक है, क्या होना चाहिए, पोलैरिटीज ऑफ बोथ द ट्रांसफॉर्मर मस्ट बी सेम। पोलैरिटीज ऑफ बोथ द ट्रांसफॉर्मर मस्ट बी सेम, ओके, अदरवाइज सर्कुलेटिंग करंट ICR इज इंक्रीज। ठीक है, पोलैरिटी क्या है, दोनों की सेम होना चाहिए, प्लस माइनस, अदरवाइज क्या है, सर्कुलेटिंग करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि ICR क्या है, सर्कुलेटिंग करंट V1 बाय A माइनस V1 बाय A2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2। तो अगर ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ओके, तो सर्कुलेटिंग करंट तो रहेगा बट कुछ कम रहेगा। और अगर इनकी पोलैरिटी बदल दी गई, ठीक है, एक प्लस माइनस कनेक्ट और एक माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर पोलैरिटी बदल दी तो ये सर्कुलेटिंग करंट क्या होगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे और ज्यादा बढ़ेगा, तो ये ट्रांसफॉर्मर बहुत ही जल्दी क्या होगा, बर्न हो जाएगा, ओके। तो ये दोनों क्या है, इसकी नेसेसरी कंडीशन। पहली नेसेसरी कंडीशन क्या है, वोल्टेज रेशियो मस्ट बी सेम, ओके, जब सेम होगा तो उसमें सर्कुलेटिंग करंट फ्लो नहीं होगा, अदरवाइज सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा तो एक ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाएगा, ओवरऑल करंट जो है बढ़ जाएगा, कॉपर लॉसेस बढ़ जाएंगे, एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। तो पोलैरिटी सेम होना चाहिए, ठीक है, मतलब वोल्टेज रेशियो सेम होना चाहिए, दूसरा पोलैरिटीज क्या है, सेम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब अपन देखते हैं कि अगर ये सिंगल फेज की बात करें, अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर है तो उसमें क्या होना चाहिए, 3 फेज ट्रांसफार्मर में भी हमारा सेम है, फॉर 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए भी अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर है, क्योंकि 3 फेज ट्रांसफार्मर को भी हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो इसमें क्या कंडीशन होना चाहिए, सबसे पहला फेज सीक्वेंस, ठीक है, फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम, ठीक है, फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, ठीक है, ए बी सी जैसे भी लेंगे तो इसका भी ए बी सी सेम फेज सीक्वेंस में कनेक्ट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, सेम पोलैरिटी, जो उसमें देखा था, क्योंकि हम जब भी वैसे भी सिंगल 3 फेज ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो हम उनका सिंगल फेज लेके ही एनालिसिस करते हैं, हमेशा 3 फेज को सिंगल फेज में लेके फिर ही हम एनालिसिस करते हैं। तो सेम पोलैरिटी होना चाहिए, सेम वोल्टेज रेशियो होना चाहिए, और एक और कंडीशन होना चाहिए कि हमारा फेज शिफ्ट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मस्ट बी सेम, फेज शिफ्ट बिटवीन प्राइमरी एंड सेम, ओके, फेज शिफ्ट जो है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अदरवाइज एंगल डिफरेंस आ जाएगा तो उसके कारण भी क्या होगा, हमारा वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब सपोज ये है V1 बाई A1 एट एन एंगल 0 डिग्री है, और ये क्या है V1 बाई A2 एट एन एंगल 30 डिग्री है, डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2। सपोज ये वोल्टेज रेशियो भी सेम है, बट ये एंगल के कारण अभी भी इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होता रहेगा। तो हमें देखना है जो हमारा फेज सीक्वेंस होता है, जैसे 0 से 180 डिग्री का होता है हमारा, ठीक है, 30 माइनस 30, मतलब कि स्टार स्टार में कनेक्ट है कि स्टार डेल्टा में कनेक्ट है, ओके, ये हमें देखना है। ये जब हम 3 फेज ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे वहां डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कनेक्शन होता है। तो यहाँ ये याद रखना है कि फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, सेम पोलैरिटी होना चाहिए, वोल्टेज रेशियो सेम होना चाहिए, और फेज शिफ्ट जो है बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ओके। तो ये तो हो गई हमारी क्या नेसेसरी कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज का भी और 3 फेज का भी। अब हम देखते हैं कि डिजायरेबल कंडीशन कौन सी होनी चाहिए। हमने आपको बताया था नेसेसरी कंडीशन मतलब जो कि जरूरी है, बिना उनको किए हमारा ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा। डिजायरेबल कंडीशन वो कंडीशन होती है जो चाहे तो अपन करेंगे तो बेटर होगा, नहीं होगा तो भी ट्रांसफार्मर रन करेगा, ऐसा नहीं है कि ट्रांसफार्मर रन नहीं करेगा, ओके। तो डिजायरेबल कंडीशन में पहली कंडीशन क्या है हमारा, लोड शेयरिंग बिटवीन द ट्रांसफार्मर, लोड शेयरिंग between the transformer
sharing between the transformer should be proportional to the KVA rating of transformer. KVA rating of transformer. ओके, मतलब क्या है कि जो हमारा लोड शेयरिंग है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए उसके केवीए रेटिंग के। मतलब जिसके पास ज्यादा केवीए, मतलब जो बड़ा ट्रांसफार्मर है ज्यादा केवीए का है वो ज्यादा लोड शेयर करे, जो कम केवीए का है वो कम लोड शेयर करे। सिंपल सी बात है, जो 100 केवीए का है वो ज्यादा शेयर करेगा, जो 50 केवीए का है वो क्या करे, कम करे। तो दोनों पे क्या होगा, कम, उसके हिसाब से ही लोड पड़ेगा। अब मान लो सपोज 50 वाला ज्यादा कर रहा है, 100 वाला कम कर रहा है, तो उससे क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा हमारा। काम तब भी करेगा बट ये डिजायरेबल कंडीशन है, अगर इस तरीके से चलेगा तो ज्यादा बेस्ट। जैसे हम सिंपल घर में काम ही करते हैं, ओके, तो जो बड़ा व्यक्ति है वो ज्यादा काम करता है, छोटे बच्चे जो हैं वो काम करते हैं हम अगर कोई काम, बट कम काम करते हैं। अब पता चला कि बड़ा कुछ नहीं कर रहा है, मतलब कम काम कर रहा है, छोटा बेचारा ज्यादा, तो उसके ऊपर ज्यादा लोड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि डिजायरेबल कंडीशन क्या है, काम तब भी होगा, छोटा बच्चा बेचारा करता रहेगा, काम तो हो ही जाएगा अगर हम उससे जबरदस्ती कराएंगे। लेकिन अच्छा क्या है कि जो जितना है, मतलब जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उसके हिसाब से वर्क करे। तो ऐसे यहाँ पे है कि लोड शेयरिंग बिटवीन द ट्रांसफार्मर शुड बी प्रोपोर्शनल टू द केवीए रेटिंग। जो केवीए रेटिंग है ट्रांसफार्मर की उसके हिसाब से लोड शेयरिंग होना चाहिए। जो ट्रांसफार्मर ज्यादा केवीए का है वो ज्यादा लोड शेयर करे, जो कम केवीए का है वो कम लोड शेयर करे। ओके, ये कब हम अचीव कर सकते हैं, अगर पर यूनिट इंपीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर it can be achieved if per unit impedance of transformer, it can be achieved if per unit impedance of transformer on their equal base are same। ठीक है, ये हम कब अचीव कर सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर जिसकी रेटिंग ज्यादा है वो ज्यादा लोड शेयर करे और जिसकी रेटिंग कम है वो कम लोड शेयर करे। कब कर सकते हैं, जब पर यूनिट इंपीडेंस जो है, ओके, जेड पर यूनिट दोनों ट्रांसफार्मर का उनके बेस पे क्या हो, सेम हो, ना कि एक संबंध बेस है। मतलब दोनों का बेस क्या होगा, अलग अलग होगा, तो वो अपने बेस पे, जैसे जेड पर यूनिट 1 है वो अपने बेस पे और जेड पर यूनिट 2 जो है वो अपने बेस पे। ठीक है, ये जेड बेस 1 पे और ये जेड बेस 2 पे, दोनों पे क्या हो, सेम हो, तो हम ये क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। एक कॉमन बेस पे नहीं देखना हमें, दोनों के इंडिविजुअल बेस पे हम वैल्यू निकालते हैं, अगर वो दोनों क्या आते हैं, सेम आते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, कंडीशन फॉलो हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी डिजायरेबल कंडीशन है, अगर हम इसको फॉलो कर लेंगे तो क्या होगा, अच्छा होगा। दूसरी डिजायरेबल कंडीशन क्या है, द X/R ratio, the X/R ratio of both transformer the X/R ratio of both transformers should be equal in order to maintain same power factor, should be equal in order to maintain same power factor of both transformers, same power factor of both transformer। ओके, तो दूसरी डिजायरेबल कंडीशन क्या है कि जो X/R रेशियो है दोनों ट्रांसफार्मर के वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। tan इनवर्स क्या होता है, X/R होता है। जब हम एंगल निकालते हैं तो क्या होता है, tan इनवर्स X/R। तो ये अगर X/R रेशियो सेम होगा तो जो एंगल होगा, S का जो एंगल होगा वो क्या होगा, हमारा सेम होगा। तो हमारा पावर फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, हमारा दोनों ट्रांसफार्मर का सेम होगा, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इजीली ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसकी डिजायरेबल कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या है, वोल्टेज रेशियो सेम होना चाहिए, पोलैरिटी सेम होना चाहिए,
डिजायरेबल कंडीशन भी दो है, एक लोड शेयरिंग प्रोपोर्शनल होना चाहिए केबी रेटिंग के, और अगर X/R रेशियो सेम होगा तो उन दोनों का पावर फैक्टर जो है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, नेसेसरी कंडीशन और डिजायरेबल कंडीशन दोनों ट्रांसफार्मर की कि हमारा क्या होना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। कंडीशन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होता है तो आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाएंगे कि नेसेसरी कंडीशन क्या है और डिजायरेबल कंडीशन क्या है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बना के इस तरीके से दिए जा सकते हैं। ओके, अब जो हमने माना था ट्रांसफार्मर, अभी जो हमने डायग्राम बनाया था ये कुछ इस तरीके से बनाया था, Z1, ये Z2, ये सपोज है लोड IL। ओके, ये करंट I2 है, ये करंट I1 है, ये क्या था V1/A1 और ये V1/A2। दिस इज Z2 एंड दिस इज Z1। ओके, अब अगर हम देखना चाहें कि I1 जो करंट है वो कितना होगा IL के फॉर्म में, और I2 करंट जो है वो कितना होगा, तो अगर आप नेटवर्क सर्किट थ्योरी के थ्रू यहाँ से नोडल एनालिसिस लगा के निकालें कि VL, यहाँ से क्या होगा VL माइनस V1/A1 डिवाइड बाय Z1 प्लस ये दो बार आप पहले VL की वैल्यू निकाल लें, फिर I1 निकालें, I2 निकालें, किसके टर्म्स में, IL के टर्म्स में। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा VL माइनस V1/A1 माइनस VL माइनस V1/A1 डिवाइड बाय Z1 प्लस VL माइनस V1/A2 डिवाइड बाय Z2 प्लस IL इक्वल टू 0। ओके, यहां से अगर आप सपोज सॉल्व करें तो यहां से क्या निकाल सकते हैं, VL 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस ये IL को और क्या लिख सकते हैं, यहाँ सपोज इम्पीडेंस है ZL, VL बाई ZL। ओके, 1/ZL माइनस V1/A1 Z1 माइनस V1/A2 Z2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से VL क्या लिख सकते हैं हम, V1/A1 Z1 V1/A1 Z1 प्लस V1/A2 Z2 डिवाइड बाय 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/ZL। यहाँ से आ गया कि नहीं आ गया, हमारा VL क्या होगा। ओके, तो यहाँ से आपने VL निकाल लिया। अब अगर आप I1 निकालना चाहते हैं तो I1 क्या होगा हमारा, अगर I1 निकालना चाहे तो I1 क्या होगा V1/A1 माइनस VL डिवाइड बाय Z1। I2 क्या हो जाएगा V1/A2 माइनस VL डिवाइड बाय Z2, और IL क्या हो जाएगा VL/ZL। तो पहले यहाँ से आप IL निकाल लें, VL की वैल्यू रख के, वो इतना लंबा मैं नहीं करा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको जो हमारा फॉर्मूला है बेसिक उसमें देखना है कि कौन सा टर्म इंक्लूड हो रहा है सर्कुलेटिंग करंट की वजह से। ओके, ऑलरेडी अभी हमने आपको बताया कि सर्कुलेटिंग करंट क्या होता है, क्या बताया था फॉर्मूला, ICR इक्वल टू V1/A1 माइनस V1/A2 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2, ऐसे कुछ था ना, डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2। ये तो हम आपको पता चला कि I1 और I2 हमारा कितना होगा। तो पहले आप IL निकाल लीजिए और फिर आप क्या करेंगे I1 I2 निकालेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो आपका I1 और I2 क्या आएगा हमारा, अगर आप I1 देखेंगे तो I1 आपका आएगा IL। हमारा आपने पढ़ा होगा करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल। ओके, तो करंट डिवीजन रूल हम कैसे निकालेंगे, अगर I1 है ये IL के टर्म में, तो I1 इंटू क्या लेते हैं हम, अपोजिट वाला इंपीडेंस Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2। ओके, प्लस इसके साथ क्या होगा, अगर वोल्टेज रेशियो सेम नहीं है तो A1 और A2 क्या है, अभी सेम नहीं है, वोल्टेज रेशियो सेम नहीं है, तो इसके साथ एक क्या आता है, सर्कुलेटिंग करंट भी ऐड हो जाता है। हमने आपको बताया था सर्कुलेटिंग करंट अगर ऐसा फ्लो हो रहा है ICR, तो I1 में क्या होगा, ये जुड़ जाएगा,
I1 जो होगा वो क्या होगा I प्लस ICR, और I2 में जो होगा वो क्या हो जाएगा I माइनस ICR। ठीक है, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा IN प्लस Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2 प्लस कौन सा टर्म आ जाएगा V1 बाय A1 माइनस V1 बाय A2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2। ओके, और अगर आप यहां से देखें तो I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या है IL, I1 प्लस I2 इक्वल टू IL, तो I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा IL माइनस I1, तो यहां से आप निकाल सकते हैं I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा IL इंटू ये आएगा Z1 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2 माइनस V1 बाई A1 माइनस V1 बाय A2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2। ओके, तो ये आते हैं हमारे करंट के फॉर्मूले टर्म जो आपको याद रखना है, एक ये और एक हमारा ओके कि जो हमारा सिंगल सिंगल ट्रांसफॉर्मर है वो कितना करंट हमारा सप्लाई कर रहा है, तो लोड को कितना दे रहा है ये, तो ये जो पहला वाला टर्म है ये किसको सप्लाई कर रहा है हमारा लोड को। ओके, फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा क्या है कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर टू द लोड करंट, ये कौन सा है कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर टू लोड करंट। ओके, ये वाला जो टर्म है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर टू लोड करंट, और ये वाला जो है टर्म ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कुलेटिंग करंट को। ओके, तो एक में क्या हो रहा है ये ऐड हो रहा है सर्कुलेटिंग करंट, और एक में क्या हो रहा है माइनस, मतलब एक को ओवरलोडेड करेगा और एक को क्या होगा कम, बट ओवरऑल जब आप जोड़ेंगे I1 प्लस I2 तो अगर सर्कुलेटिंग करंट है इसमें तो ये क्या होता है बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर हम ये वोल्टेज रेशियो सेम रखें A1 इक्वल टू A2 तो ये वाला टर्म क्या होगा जीरो हो जाएगा, और ये केवल क्या करेगा लोड को सप्लाई करेगा। ओके, ये है आपका कि अगर हम क्या करते हैं तो उस तरीके से हमारा होगा कि I1 कितना होगा I2 कितना होगा। ओके, अगर हम वोल्टेज रेशियो सेम रखते हैं तो आपने देखा कि सर्कुलेटिंग करंट क्या हो जाएगा जीरो। ओके, तो आपने देखा कि हमारा नेसेसरी कंडीशन क्या है, डिजायरेबल कंडीशन क्या है, फिर हमने आपको बताया कि अगर दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में कनेक्ट, कितने भी ट्रांसफार्मर आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो वो इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर कितना करंट हमारा सप्लाई करेगा वो आपने देखा, तो ये पहला टर्म जो आ रहा है वो लोड को सप्लाई कर रहा है, दूसरा वाला सर्कुलेटिंग करंट है। तो अगर वोल्टेज रेशियो सेम रखेंगे A1 इक्वल टू A2 तो सर्कुलेटिंग करंट जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना कितना हमारा क्या हो रहा है ट्रांसफॉर्म। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आप सीधा करंट डिवीजन रूल से फाइंड कर सकते हैं कि I1 इक्वल टू क्या आएगा Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2। ओके, अगर ज्यादा ट्रांसफॉर्मर है तो वो उसी हिसाब से आपने करंट डिवीजन रूल पढ़ा होगा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।